नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि फूड ट्रक लेते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। क्योंकि मैंने जब अपना फूड ट्रक खरीदा था तब बहुत सारा मैंने गूगल किया था, YouTube पे सर्च किया था, पर मुझे ऐसा पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं मिला इस टॉपिक पे कि फूड ट्रक लेते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो उसके बाद मैंने अपने रिस्क पे अपना फूड ट्रक खरीदा था। तो जो मैंने अपनी गलतियाँ की हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और उनसे बच सकें। चलिए तो शुरू करते हैं मेरी कहानी से। क्योंकि जब मैंने अपना ट्रक खरीदा था उस टाइम पे मेरा बजट था 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए में मुझे ना सिर्फ एक फूड ट्रक चाहिए था बल्कि अपना बिजनेस भी चालू करना था। मतलब 3 से 3.5 लाख रुपए मुझे अपना फूड ट्रक कंप्लीट चाहिए था और बचे हुए अमाउंट से मैं अपना बिजनेस चालू करने वाला था। अब दिक्कत यहाँ आई कि लोकल में मैंने जो गाड़ियाँ मैं देख रहा था वो 3 लाख, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ऐसी की पड़ रही थी और उनको अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के 10 से 12 हज़ार रुपये अलग लग रहे थे। अब 2.5 या 3 लाख रुपए की अगर मैं गाड़ी खरीदता और उस पर फिर किचन अलग से बनवाता तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता। मतलब मेरा जो टोटल पैसा था 5 लाख रुपए वो ऑलरेडी क्रॉस हो रहा था। उसके बाद मुझे बिजनेस चालू करने के लिए भी पैसा चाहिए था, एक रनिंग अमाउंट भी अपने पास सेव रखनी थी। तो ये कहानी तो मेरे बजट के बाहर जा रही थी। तो मैंने क्या किया और रिसर्च करते रहा, लोग गूगल करते रहा, यूट्यूब पे भी करते रहा। इंडिया मार्ट पे ढेर सारे वेंडर आपको मिल जाएंगे, उनसे मैंने बातें की। अब उनमें से एक टेलर वेंडर जो था वो मुझे मेरे बजट पे मेरी गाड़ी बना के प्रॉपर जैसा मैं चाह रहा था ए टू जेड वैसी, ना सिर्फ किचन सेटअप बॉडी बना के नहीं, ट्रक सहित मुझे 3.5 लाख रुपए में कंप्लीट पैकेज दे रहा था। मैंने यार बढ़िया है, इससे अच्छी डील नहीं हो सकती। बस दिक्कत उसमें ये थी कि वो मेरी लोकेशन से 1,000 किलोमीटर दूर मेरठ पे बैठे थे। अब मैंने सोचा यार मेरठ बहुत दूर है, रिस्की मामला है, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने बजट में अगर काम करना है तो मैंने रिस्क लेना ठीक समझा। मैं एक बार मेरठ गया, गाड़ी वगैरह देखी। 1.5 लाख रुपए में मुझे 2017 का डीजल मॉडल 70,000 किलोमीटर चला हुआ देखने में भी अच्छा मिल गया। तो मैंने बुक करवा लिया, 30,000 रुपये एडवांस दे दिए और वो वेंडर को अपना किचन का पूरा सेटअप मुझे जैसा चाहिए था बता दिया, बनने के लिए दे दिया। फिर थोड़े वो पैसे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए मैंने उनको। और इस प्रकार से 1-1.5 लाख रुपए मैंने उनको थोड़े थोड़े टाइम पे देते गए, जैसे जैसे वो पैसे बनते गए। उन्होंने 45 डेज़ का मुझसे टाइम दिया था कि हम आपको 45 दिन में गाड़ी कंप्लीट बना के दे देंगे, और लगभग 2 महीने में उन्होंने गाड़ी कंप्लीट बना के मुझे दे भी दी। तो यहाँ तक तो सब अच्छा हुआ था। दिक्कत शुरू हुई कब, जब मैंने उनसे गाड़ी की डिलीवरी ली और अपनी लोकेशन पे आने के लिए मैं वहाँ से निकला। तो शुरू के 30 किलोमीटर लगभग तो बढ़िया चली गाड़ी, और 30 किलोमीटर के बाद गाड़ी जो है मुझे उसका पिकअप धीरे धीरे कम होने लगा। अब हम परेशान कि भैया गाड़ी पिकअप क्यों छोड़ रही है, छोड़ पकड़ कर रही है। हमने वेंडर को लगाया फ़ोन, तो उसने बोला कि सर इंजन का काम हुआ है तो शुरू में गाड़ी थोड़ी दिक्कत देगी, पर 500 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रम जाएगी, उसको 40 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा की स्पीड पर आप चलाना मत। हम बोला चलो ठीक है भैया, होता होगा ऐसा कुछ, हम तो नए थे। तो हमने वही उनकी जो बात उन्होंने कही वो मान के हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलाते गए। ऐसे ही 60-70 किलोमीटर चलने के बाद जो है गाड़ी का पिकअप और धीरे धीरे कम होते गया। यानी 10 से 20 की स्पीड पे वो गाड़ी चल रही थी। अब 10 से 20 की स्पीड में 1,000 किलोमीटर का सफ़र तो मैं कर नहीं सकता था। मैंने वापस वो वेंडर को कॉल किया कि भैया ये दिक्कत आ रही है मेरी गाड़ी में, आप कुछ हेल्प करो। तो बोले सर वो हमने तो ठीक बनवाई हमारे साइड से, हो सकता है कि आप गाड़ी तेज चला रहे हैं। हमने कहा भैया चलाने को चला ले, पर गाड़ी चल ही नहीं रही तो कहाँ से चलाएं इसको, ये 10-20 के ऊपर जा ही नहीं रही है। नहीं नहीं सर, बोले हमने तो अच्छी बना के दी है, आप ही की कोई गलती होगी, आप या तो आपका ड्राइवर बेकार होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ड्राइवर को बोला तू हट मैं चलाता हूँ, मेरे से भी नहीं चल रही। कार चलाने वाले व्यक्ति थे अपन, अब एकदम से ट्रक हाथ में आ जाएगा तो उतना अच्छा जमता भी नहीं है। तो फिर मैंने वापस अपने वेंडर को कॉल किया। तो फिर धीरे धीरे वो वेंडर ने जो है मेरे से सही तरीके से बात करना बंद कर दिया। यानी उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भैया हमने तो दे दिया आपको सामान, आप जानो आपका काम जाने, हमको आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको उनके पूरे पैसे मिल चुके थे। अब गाड़ी जो है हमने कोई शोरूम से तो उठाई थी नहीं कि किसी कंपनी में कंप्लेंट करें, मेल ठोकें, ये सब तो ऑप्शन हमारे पास थे नहीं। और हम 70 किलोमीटर लगभग आगे आ गए थे। वो बंदे को फ़ोन कर रहे तो बोलता है या तो मेरे पास गाड़ी ला के दे दो, या तो फिर मैं नहीं जानता। बोले मैंने कहा भाई गाड़ी कहाँ से ला दूँ, टोचन वोचन की व्यवस्था करा तो मैं लाने की सोचूँ भी। बोले नहीं सर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे से गंदे वे में बात की। मुझे मानता वहाँ जाके कोई मतलब नहीं है, बंदा मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैंने चलो ठीक है, जैसे तैसे वो गाड़ी को हम चलाते रहे कि हम
आगे जाके कोई सिटी में इसको सुधरवा लेंगे। फिर नेक्स्ट जो सिटी आई उसमें हमने मैकेनिक को गाड़ी दिखवाई, उसको सुधरवाया, फिर वो थोड़ी बहुत चलती गई, फिर थोड़ी दूर जाती 50-100 किलोमीटर, फिर थोड़ी दिक्कत रहती, फिर सुधरवाते, ऐसा कर करके हम गाड़ी अपनी चलाते रहे। अब मेरा टारगेट था कि वो गाड़ी भोपाल तक मेरे को लेके आना है और भोपाल में उस गाड़ी का मैं सारा पूरा काम वहीं से करवा लूँगा। पर भोपाल आने के 100 किलोमीटर पहले वो गाड़ी ने दम तोड़ दिया, मतलब पूरा ब्लैक स्मोक छोड़ दिया, चारों ओर धुआं ही धुआं था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में आग लग गई। भैया मेरी तो सिट्टी पिट्टी फूल हो गई थी कि मेरा पूरा पैसा मेरे को डूबते हुए नजर आया। अब मतलब क्या करे, कोई ऑप्शन तो था नहीं, गाड़ी चालू भी नहीं हो रही थी उसके बाद में। तो हमने टोचन से गाड़ी को भोपाल तक लेके आए। अब भोपाल आए, फिर उसको सबसे पहले हमने टाटा के सर्विस सेंटर में खड़ा किया। अब टाटा के सर्विस सेंटर में उन लोग ने हमको कम से कम 1,30,000 का उस टाइम पे बजट बताया था। इंजन सब चेंज कर रहे थे वो, तो इतना बजट तो मेरे पास था नहीं। तो फिर मैं थोड़ा इधर उधर से पता किया अपने रिलेटिव जानकार लोगों से, तो उन लोगों ने मुझे गराज का नंबर दिया। तो वो गराज में वो गाड़ी लेके गया भाई। वो गराज वाले भैया ने बोला कि 40,000 रुपये में पूरे गाड़ी का काम करके दे देंगे और 1-2 साल देखना नहीं पड़ेगा। तो अब कोई ऑप्शन तो था नहीं, मैंने वहीं गराज में अपनी गाड़ी का काम करवाया और फिर उसको 2 दिन लगे, गाड़ी ठीक हुई और घर लेके आया। पर आज की डेट में भी मेरे मन में डर रहता है कि यार गाड़ी कल फिर से ख़राब ना हो जाए। बीच में थोड़ा बहुत खर्चा तो मांगती है, वो कॉमन बात है। तो एक ये मन में जो भय चल गया है ना कि वो जाने को तैयार नहीं कि फिर ये गाड़ी कोई ना कोई खर्चा मांगेगी, ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें पूरी महाभारत सुनाने का मेरा मतलब ये था कि ये गलती जो मैंने की वो आप मत करना। अब इतना पैसे बचा के मैं वहाँ से आया कि यहाँ 2.5 लाख की मिल रही थी, वहाँ मैंने 1.5 लाख रुपए की ले ली गाड़ी। मैंने सोचा मैंने 1 लाख रुपए बचा लिए, पर पूरी कहानी तो मुझे पता ही नहीं थी। अब अगर अपनी स्टेट की गाड़ी आप खरीदोगे और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाओगे तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। पर अगर वहीं आप अदर स्टेट की गाड़ी खरीदोगे और उसको अपने नाम पे इस स्टेट में ट्रांसफ़र करवाओगे तो वो जो 10 से 12 हज़ार का खर्चा आ रहा था ना, वो 50 से 60 हज़ार रुपये हो जाता है। मतलब हो गई बात बराबर। और ये जानकारी मुझे देने वाला उस टाइम कोई था ही नहीं। तो मैंने सोचा भाई यहाँ की 10 से 12 तो वहाँ की भी उतने में होती होगी, करके गाड़ी ला ली थी। अब 50 से 60 हज़ार का खर्चा अलग आ रहा था। मैं फिर हिल गया, मतलब क्या हो गया, धंधा पानी चालू नहीं और खर्चे पे खर्चे आ रहे हैं। खैर कराया हमने, कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो ये होता है कि शायद एक वीडियो मेरे पास भी ऐसा होता तो मुझे थोड़ी नॉलेज रहती। तो ये गलती आप गलती से भी मत करना कि सस्ते के चक्कर में अदर स्टेट की गाड़ी खरीदो। होगा क्या, अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी कम बजट में, पर बाद में भविष्य में आपको प्रॉब्लम देगी। और दूसरी चीज़, 50 से 60 हज़ार रुपये अगर आपको ट्रांसफ़र कराने के देने ही है, उससे अच्छा 50 हज़ार महंगी गाड़ी यहाँ से अच्छी खरीद लो, है ना। तो ये ख्याल रखना है कि अदर स्टेट की गाड़ी आपको गलती से भी नहीं खरीदनी है। गाड़ी आपको अपने आसपास के एरिया से ही खरीदनी है। लोकल में देखो आप, सबसे पहले अगर आपको अच्छी मिल जाए तो, नहीं तो अपने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज में देख लो। किसी ऐसे से गाड़ी लो जो आपको थोड़ी बहुत गारंटी दे रहा होगा कि ये 6 महीने साल भर उसको कुछ नहीं होगा भी तो ठीक करके दे देगा। कल को ये तो रहेगा यार, गाड़ी खराब होती है तो आप किसी के पास जाके बोल तो सकते हो, मेरे सामान 1000 किलोमीटर दूर जाके किसी का कुछ उखाड़ तो सकते हो नहीं। उससे अच्छा अपने आसपास के एरिया से ले लो, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी जो मैंने की थी। अब दूसरी चीज़, गाड़ी लेने के बाद, अब मान लेता हूँ मैं आपने गाड़ी खरीद ली। अब गाड़ी खरीदने के बाद पहला काम क्या करोगे, वो किसी वेंडर को ढूंढने लगोगे कि यार इस पर किचन बना के देने हैं। तो वो मत करना। सबसे पहले आप गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेना, क्योंकि आरटीओ ऑफिस में गाड़ी लेके जाना पड़ता है आपको। अगर आप उसमें किचन सेटअप खड़ा करवा लोगे, उसके बाद उसको आरटीओ ऑफिस में लेके जाओगे तो कोई ना कोई नुक्स निकाल के आपसे पैसे हटने के चक्कर में रहेंगे। क्योंकि हमारा किचन जो है डाला हुआ था 5x8 का। किचन थोड़ा बहुत ऊँच नीचा बनता ही है, 5x8.5 का बन जाएगा, 5x9 का बन जाएगा, थोड़ा ऊंचा बन जाएगा, थोड़ा चौड़ा बन जाएगा। तो बाद में वो आरटीओ ऑफिसर जो रहेंगे आपको बोलेंगे नहीं ये अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उससे अच्छा आप ट्रक की किचन बनवाने के पहले उसको आरटीओ ऑफिस में ले जाओ और अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लो। तो ये सब झंझट से आप बचोगे, फिर पैसे दे के काम हो जाता है उससे। पर काहे के लिए फालतू पैसे खर्चने, 15 दिन रुक जाओ, ठीक है। तो ट्रक खरीदो, उसके बाद सबसे पहले उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाओ। अब तीसरा काम क्या करना है आपको कि आपको किसी ऐसे वेंडर को ढूंढना है जो आपका ट्रक के किचन को आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके दे दे। किसी ऐसे वेंडर को ढूंढो, बॉडी मेकर, जो बॉडी बनाने वाले बंदे रहते हैं ना, उनको ढूंढो। वो आपको अपने हिसाब से गाड़ी आप जैसा चाह रहे हो वैसा बना के दे देंगे। पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके ट्रक से क्या क्या चीज़ें सेल करनी है, यानी कौन कौन सी डिशेज आप बेचना चाहते हो। क्योंकि आपका किचन भी आप वैसे ही बनेगा, वो इक्विपमेंट आपको लगा के देंगे।
अब आपको आपका मेन्यू जो है वो पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी सोच लिया कि यार अभी चलो सैंडविच पिज़्ज़ा बर्गर बेच देते हैं, अगर कल को वो नहीं चला तो कुछ और डिशेज ऐड कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो नहीं। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको आपके ट्रक के किचन से किन किन चीज़ों का सेल करना है, यानी पता होगा तभी आपने ट्रक खरीदा है, मानता हूँ मैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपने सोचा है कि यार अभी मैं चाइनीज़ का डाल रहा हूँ, कल को वो नहीं चला तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर ऐड कर दूंगा, और वो नहीं चला तो मैं कुछ और कर लूँगा। ये नहीं, आपको पहले ही सोचना है कि आप किन किन चीज़ों को ट्रक के किचन से बेच सकते हो। क्योंकि एक 5x8 के डाले में आप कितनी ही ज़्यादा चीज़ें तो लगा नहीं सकते हो ना, इक्विपमेंट आपको उसी के अकॉर्डिंग लगवाने होंगे। और ये सब चीज़ें आप बार बार नहीं करवाओगे कि अभी आपने कुछ सेटअप करा लिया, फिर 15 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करके फिर उसमें कुछ और करवा रहे हो, इतना टाइम नहीं मिलता हमें बाद में। हमको पहले ही सब कुछ सोच के अपने अकॉर्डिंग किचन का सेटअप करवाना है। मान लेता हूँ अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर और सैंडविच सेल करना चाह रहे हो आपके ट्रक से, तो आपको पिज़्ज़ा के लिए गैस ओवन लगेगा, बर्गर और सैंडविच के लिए आपको एक सैंडविच मेकर लगेगा, बर्गर पैटी तलने के लिए एक अपना डीप फ्रायर लगेगा, चीज़ वगैरह रखने के लिए एक डीप फ्रीजर लगेगा। ऐसा आपको पहले से ही दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इससे क्या क्या चीज़ें बेचना है। मान लीजिए आप चाइनीज़ बेच रहे हो, तो आपको फिर उसमें गैस बर्नर लगेंगे जो कि हाई प्रेशर वाले हो, ठीक है। और मान लीजिए आप साउथ इंडियन डालना चाह रहे हो, तो गैस बर्नर की जगह आपको एक प्लेट, हॉट प्लेट लगेगी जिसमें आपका डोसा सिकेगा, है ना। तो आपके दिमाग में पहले से ही चीज़ें होनी चाहिए कि हमको क्या चीज़ लगेगी, क्या चीज़ नहीं लगेगी, हम कल को क्या क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेन्यू आप पहले ही डिसाइड कर लेना, और उसके बाद ही आप वेंडर के पास जाना है और उसको बताना कि मुझको ऐसा एक किचन बना के चाहिए। अब वेंडर के पास मान लेते हैं आपने सोच लिया, आपका मेन्यू 100% आपने डिसाइड कर लिया है, आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे आपके मेन्यू के अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बना के रख लेना कि मुझे भैया एक डीप फ्रीजर लगाना है, एक गैस ओवन लगाना है, एक मुझे वॉश बेसिन चाहिए, मुझे एक मतलब गैस बर्नर चाहिए, एक डीप फ्रायर चाहिए, जो भी हो आपका आप पहले डिसाइड कर लेना कि आपको क्या क्या चाहिए उसमें। उसके बाद ये एक वेंडर के पास जाना, उसके बाद वो आपको एक बजट बना के देंगे कि भैया ये इक्विपमेंट इतने रुपए के आएंगे, और इसके आपके उनके मेकिंग कॉस्ट बता देंगे आपको, और साथ में ये जो इक्विपमेंट लगाएंगे उसका कॉस्ट बताएंगे। अगर आप यहाँ भी पैसा बचाना चाहते हो, तो जो इक्विपमेंट इसमें लग रहे हैं आप बाहर से उसका रेट ले लो, सामने वाला बंदा आपको किस रेट पे दे रहा है, बाहर क्या रेट पे आपको पड़ रहा है। अगर बाहर आपको कम रेट पे पड़ रहा है तो उनको बोलो कि भैया इक्विपमेंट हम आपको ला के देते हैं, आप उसको बस प्लेसमेंट कर देना हमारे अकॉर्डिंग, तो वहाँ आप थोड़ा पैसा और बचा सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ ये कर सकते हो। और पहले ही आप सोच लेना, क्योंकि देखो वेंडर इतना उसके पास फुर्सत नहीं है कि वो आपके किचन के लिए एक एक चीज़ें सोचे। आपको ही सोचना है कि एक छोटे से किचन में छोटी सी छोटी जगह का आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आपको कोई भी जगह ऐसी वेस्ट नहीं होने देनी आपके किचन में। कल को क्या होता है, एक बार बनने के बाद हमको लगता है काश यहाँ पे हम स्टोरेज के लिए कुछ लगवा लेते हैं, या फिर ये स्पेस जो है यहाँ पे हम थोड़ा स्टोर के लिए बनवा लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें बाद में दिमाग में आती है, मेरे भी आती है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप शुरू में ही सारे स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सको। तो फुर्सत से 4 दिन बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन बैठ के इतना ही करो कागज पेन पे लेके कि हमको ये चीज़ चाहिए, हम ऐसे ऐसा चाह रहे हैं, हाथ से आप बना लो कि भैया वॉश बेसिन यहाँ रहेगा, डीप फ्रीजर के साइड में लगेगा, तो गैस ओवन हम यहाँ रखेंगे, फलाना फलाना जैसा भी आप चाह रहे हो आराम से बनाओ। उसके बाद जाओ वेंडर के पास, और अपना फिर वेंडर आपको एक एस्टीमेट बना के दे देगा। आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप उस वेंडर से बनवा लो, नहीं लग रहा तो किसी और वेंडर के पास जाओ। यहाँ पे भी अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आपकी बॉडी जो है एमएसएन या माइल्ड स्टील में भी बनवा सकते हो, अगर कम बजट हो तो, अच्छा बजट हो तो एसएस में बनवा सकते हो, स्टेनलेस स्टील में। और एक बीच का वो शीट्स वगैरह लगा के देते हैं, तो दोनों के मिड रेंज में आ जाती है। मैंने मिड रेंज वाला बनवाया था, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सब चीज़ें आप पहले डिसाइड करके जाना, है ना। आप ऐसे मत जाके उनके पास बैठ जाना कि भैया हमको कुछ पता ही नहीं है मेरे सामान। आपको अब नॉलेज है, मैंने बता दिया है, तो आप थोड़ा सा ये सब चीज़ें दिमाग में रख के जाओगे तो आपको एक बेहतर ऑप्शन मिलेगा, आपके थोड़े पैसे सेव होंगे, प्लस एक्सपीरियंस वाले आदमी की एक अलग बात होती है, नहीं। तो आप मेरे एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे कि भाई आपको पता है इस काम जो आप करना चाह रहे हो कि वो कैसे कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। आपको एक नए खिलाड़ी के टाइप में वो नहीं ट्रीट करेंगे, आपको पता है, पूरा नॉलेज है, यही मान के आपको आगे की चीज़ें बताएंगे। क्योंकि
अगर मुझे उस टाइम पे कोई बताने वाला होता तो आज मेरे फूड ट्रक को मैं और अच्छा बनवा सकता था, उससे मैं और ज़्यादा चीज़ों को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। चलिए, तो आपने फूड ट्रक खरीद लिया है, ट्रांसफ़र भी करवा लिया है, किचन का मेन्यू भी आपका तैयार है, इक्विपमेंट्स आपको कौन कौन से लगने ये भी पता है, आपने एक वेंडर ढूंढ लिया है जिससे आप अपना फूड ट्रक बनवाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप, लाइसेंस सारे आप बनवा लेना। आपको कौन कौन से लाइसेंस चाहिए उसका एक वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। शुरू में 100 रुपये का जो फसाई का लाइसेंस बनता है वही बनवाना, 12 लाख के नीचे वाला, बजट में जो लगता है हॉकर वाला, क्योंकि बाद में अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा वाला भी बनवा लेंगे, ठीक है। अगर वो लाइसेंस बनाने के आपका वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूँगा। 100 रुपये में बन जाता है वो। और फिर उसके बाद लाइसेंस भी आपके तैयार है। गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कॉमन, जो हर गाड़ी हर किचन में होना ही चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है वॉश बेसिन, ठीक है। वॉश बेसिन तो हर ट्रक में किचन में लगता ही लगता है हमें। अब वॉश बेसिन रहेगा तो उसके लिए एक पानी की टंकी लगेगी। अब मैंने क्या किया था, पानी की ज़्यादा के चक्कर में, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में अपने 150 लीटर की टंकी लगवाई थी अपने फूड ट्रक के किचन में। तो बाद में लगवा तो ली मैंने, पर बाद में आज मुझे रियलाइज़ होता है कि 150 की जगह अगर 100 लीटर की रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाता। आज मेरे को इन्वर्टर का जो रहता है ना, जो मशीन, वो ऐसा खड़ा करके रखना पड़ता है। अगर वो 100 लीटर की टंकी रहती तो अच्छे से यानी सीधी रहती, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देता है मेरा इन्वर्टर मेरे को उस चक्कर में। तो 100 लीटर की पानी की टंकी काफ़ी होती है, आराम से हफ्ते भर पानी चल जाता है 100 लीटर। और फुल भर के तो हम रख नहीं सकते क्योंकि गाड़ी चलती है तो पानी हिलता है ना। तो 100 लीटर इज़ गुड इनफ। और सेकंड चीज़ होता है हमारा एग्जॉस्ट फैन, हर फूड ट्रक में होना ही चाहिए। जैसे कि आज गैस ओवन में जब चालू करता हूँ ना तो पूरे ट्रक की बॉडी हीट हो जाती है। जैसे ही मैं एग्जॉस्ट फैन ऑन करता हूँ तो टेम्परेचर पूरा नॉर्मल हो जाता है। अगर आप गैस ओवन नहीं कुछ और चीज़ भी बनाओगे तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगेगा ही लगेगा। तो एक एग्जॉस्ट फैन एक ट्रक के किचन में होना ही चाहिए। एक काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा किचन होता नहीं है, 2-4 लगा के कोई मतलब नहीं है। मैंने कई फूड ट्रक में देखा 3-3 4-4 एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। हमारे इन्वर्टर पे चलना है, ज़्यादा हमको लोड लेना है, एक एग्जॉस्ट फैन इज़ गुड इनफ, ठीक है। तीसरी चीज़ है हमारा इन्वर्टर, कॉमन है, हर फूड ट्रक में होता ही है। तो इन्वर्टर ऐसा लगवाना, उसकी बैटरी ऐसी रखना कि कम से कम 6 से 7 घंटे एटलीस्ट बैकअप दे वो। मैंने भी अच्छा वाला लगवाया था, अच्छा बैकअप देता है। आप भी इस बात का ख्याल रखना कहीं आपको छोटी बैटरी ना थमा दे, वो बड़ी बैटरी वाला ही इन्वर्टर लगवाना है, एक्साइड का या फिर जो भी आपको लगे उसका, ठीक है। तीसरा हो गया बैटरी। और रहता है डीप फ्रीज़र। डीप फ्रीज़र का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिखता अच्छा है कि हमारे किचन में डीप फ्रीज़र है, मैंने भी लगवाया था। पर होता क्या है, डीप फ्रीज़र जब तक हम रात में जब हमारी गाड़ी चार्जिंग में लगाते हैं ना, तब तक उसको सॉकेट से कनेक्ट करके रखते हैं और वो ठंडा कर देता है। उसके बाद 4 से 5 घंटे वो, अगर बिजली से जब हम कनेक्शन हटा देते हैं तो भी उसमें ठंडा रहता है। तो जब हम फूड ट्रक में काम करते हैं, गर्मी में खड़े रखते हैं ना, तो बार बार उसका डोर बंद चालू होता है, तो ज़्यादा टाइम से हम ठंडा करके रख नहीं पाता। या तो अच्छी क्वालिटी का डीप फ्रीजर लगवाना, मैंने 9000 का लगवाया था तो उतना अच्छा तो नहीं निकला। बाद में मैंने उस डीप फ्रीजर को अपने ट्रक से हटा दिया था क्योंकि फालतू जगह घेर रहा था, कोई मतलब नहीं था। डीप फ्रीजर की जगह फिर मैंने एक आइस बॉक्स रख लिया था जो मेरे को उससे लाख गुना अच्छा लगा। मैंने 2 बर्फ की उसमें बॉटल रख देता था तो वो 7-8 घंटे बढ़िया ठंडा रखता था। तो देख लेना, फालतू खर्चे से बचना हो तो आइस बॉक्स रख लो, बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। तो एक आपका खर्चा हो जाएगा 9 से 10 हज़ार का। आइस बॉक्स आया था 2000 रुपये में, अच्छा खासा, ठीक है। एक हो गया अपना आइस बॉक्स या डीप फ्रीजर, आपको जो लगे। डीप फ्रीजर लोगे तो पहले बता देता हूँ, इन्वर्टर से नहीं चलेगा, सिर्फ जब तक रात में चार्जिंग में लगा है तब तक ऑन रहेगा। जब आपकी गाड़ी घर से निकलेगी तो फिर उसका कनेक्शन हट जाएगा, वो फिर खाली जगह घेर के बैठेगा। वो 3-4 घंटे ठंडा रख लिया तो रख लिया, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगाया तो ज़्यादा भी रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसा बजट देते हो और कैसा वो लेते हो, ठीक है। तो एक हो गया अपना डीप फ्रीजर। चौथी चीज़, किचन बनाते टाइम ना आपको कितने गैस सिलेंडर लगने हैं वो पहले डिसाइड होना चाहिए। शुरू में मैंने एक का डिसाइड किया था, बाद में जाके जब मेरे पास गैस ओवन और ये सब चीज़ें बढ़ी तो मुझे 2 सिलेंडर लगने लगे। तो पहले ही डिसाइड होना चाहिए आपको कितने सिलेंडर रखने हैं, तो उस हिसाब से आपको जगह का थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ेगा, है ना। तो पहले ही आपका मेन्यू के अकॉर्डिंग आपको सिलेंडर का सोच के रखना कि आपको सिलेंडर कहाँ कहाँ स्पेस करवाने हैं। और हाँ, सिलेंडर कमर्शियल ही रखना, डोमेस्टिक मत रखना, कल को चालान कटा तो जितनी बचत की थी ना सब एक बार में निकल जाएगी। चौथी चीज़, अपने किचन में फायर एग्जीक्यूशन रखना ही रखना है आपको। वो आग बुझाने वाले आते हैं ना स्प्रे, उसकी एक बॉटल रखना ही है आपको, कम से कम 1 किलो की।
क्योंकि कल को कोई हादसा होता है तो आपकी हेल्प करेगा, प्लस अगर कल को चेकिंग होती है ना तब भी पूछते हैं वो लोग कि है या नहीं है आपके पास, तो वो एक रखना ही है अपने को। ज़्यादा अच्छे के चक्कर में कुछ ज़्यादा चीज़ें भी मत लगवा लेना अपने ट्रक में, क्योंकि क्या होता है शुरू में हम जब बनवाने जाते हैं तो ये भी लगवा ले वो भी लगवा ले, अगर बजट अच्छा है तो ये भी करते हैं हम लोग, मैंने भी किया था। अब जैसे मुझे डीप फ्रायर की कोई ज़रूरत नहीं थी पर तो भी मैंने उसको लगवा लिया था, बाद में मुझे उसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, तो अब मुझे लगता है कि यार ये जो प्लेस इसने घेर के रखा है उसकी जगह मैं उसको प्लेन रहने देता तो उसका एक वर्किंग टेबल यूज़ कर सकता था, या फिर मैं कुछ और इसकी जगह लगवा लेता तो बेहतर होता। मतलब ऐसी चीज़ें भी मत लगवा लेना जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है पर आप लगवा ले रहे हो शौक शौक में कि बाद में शायद लगेगी, तो ये नहीं, आप पहले ही डिसाइड करके रखो आपको क्या लगना है क्या नहीं लगना है, ठीक है। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में कर दिए हैं। अगर बाई चांस कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और रही बात किसी ऐसा कोई वेंडर का, आप में से पूछते हो कि किसी एक वेंडर का एड्रेस दे दो या मैंने जिससे बनवाया उसका एड्रेस दे दो, भैया मैंने जिससे बनाया उसका एड्रेस मैं नहीं दे सकता, मेरे को उसने उल्लू बनाया है, मैं नहीं चाहता आपको भी वो उल्लू बनाए, उससे अच्छा किसी और से बनवा लोगे। हाँ आप एरिया बता दो मुझे सिटी, तो मैं वहाँ के वेंडर्स का आपको एड्रेस दे दूंगा, बाकी की डिटेल आपको खुद जाके करनी पड़ेगी उनसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जो बनने वाला है वो फूड ट्रक के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है कि फूड ट्रक लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।